इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआरपीएम लेकर जो पीजी कर रहे हैं यानी कि एमए करना चाहते हैं आईआरपीएम से, उसके सिलेबस के बारे में। और साथ ही साथ सिलेबस के साथ साथ मैं आप सभी को बुक्स के भी बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं HDCTC चैनल। आपके सिलेबस जानने से पहले हम लोग बात करेंगे पीजी सेमेस्टर 1 के आईआरपीएम में कितने पेपर होते हैं और किन पेपरों का मार्क्स जो है आपका ऐड होता है रिज़ल्ट में और किसका नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे दूं कि इसमें आपका कुल मिला के 5 पेपर होगा, जिसमें 4 के मार्क्स जो है जुटेंगे आप सभी के एग्ज़ामिनेशंस के, और एक पेपर जो है आपको कंपलसरी होगा जो कि आपको पास करना है उसमें केवल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँ तो CC1 की, तो CC1 आपका लेबर इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में श्रम अर्थशास्त्र कहा जाता है। दूसरा पेपर जो है आपका ट्रेड यूनियनिज्म का है, जो कि श्रम संघवाद के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और तीसरा पेपर है आपका इंडियन लेबर एंड द स्टेट, यानी कि भारतीय श्रम और राज्य। और चौथा पेपर जो है आपका वो CC4 के नाम से जाना जाता है, जो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाएगा। और ये चारों ही पेपर CC1, CC2, CC3 और CC4 के नंबर आप सभी के एग्जामिनेशंस में ऐड होंगे। अर्थात आपका मार्क्स डिसाइडेड जो है पेपर्स यही 4 हैं, CC1, CC2, CC3 एंड CC4। ठीक है, अब बात करें लास्ट वन, जो कि जिसमें आपको केवल पास करना होता है। हालांकि आप जितना अच्छा उसमें नंबर लाएंगे वो आपके लिए बेहतर होगा, और इसका नाम है AECC1, जिसके अंतर्गत स्किल से रिलेटेड यानी स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड कुछ जो है आपको प्रोजेक्ट्स कराए जाएंगे, कुछ गतिविधियां कराई जाएगी। ठीक है, तो ये थी बेसिक एक जानकारी जो कि सभी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स को जानना चाहिए जो भी पीजी में एडमिशन लिए हैं आईआरपीएम में। ठीक है, बात करते हैं इसके सिलेबस की। और आप जब सभी जानते हैं आईआरपीएम में एमए होता है, दैट मीन्स मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है आईआरपीएम से, और इसके बहुत सारे स्कोप्स भी होते हैं, जिसको मैं पहले की वीडियो में बता दिया हूं कि आप आईआरपीएम से एमए करने के बाद किस किस सेक्टर्स में जा सकते हैं। बहुत बच्चों के मन में रहता है कि आईआरपीएम लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या होगा इसको लेके, इसको करने के बाद क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या जॉब मिल सकते हैं, कौन कौन से संभावनाएँ हैं। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी को जाके देख लीजिएगा। तो चलिए बहरहाल हम लौटते हैं अपने जो टॉपिक है इस वीडियो का, वो है पीजी के सिलेबस के बारे में आईआरपीएम का। तो सबसे पहले मैं बताऊं CC1 का, जैसा कि आप सभी को आप स्क्रीन पे अब देख पा रहे होंगे, CC1 का जो आपका पेपर है वो लेबर इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, और इसमें कुल मिला के 5 चैप्टर्स आप सभी को पढ़ने हैं, जो कि यूनिट के नाम से जाने जाते हैं, और प्रत्येक यूनिट में कुछ सब टॉपिक्स होते हैं। तो इसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। तो सबसे पहले CC1 जो आपका लेबर इकोनॉमिक्स यानी कि श्रम अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, इसका पहला जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स श्रम अर्थशास्त्र का परिचय। और इसके अंतर्गत जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं, इसके अंतर्गत मीनिंग है, नेचर है, स्कोप्स है, यानी कि अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र है। और दूसरा जो है सब टॉपिक मेथड्स ऑफ स्टडी, रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंस। ठीक है, और हिंदी में अगर बात करें तो अध्ययन के तरीके और अन्य सामाजिक विज्ञान से इसका संबंध। ठीक है, C नंबर सब टॉपिक जो है यूनिट 1 का वो है लेबर प्रॉब्लम्स, मीनिंग, क्लासिफिकेशन, कॉजेज, इफेक्ट्स, रेमेडीज, लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो सब टॉपिक को अगर हिंदी में हम लोग समझें तो ये है श्रम समस्याएं, इसका अर्थ, वर्गीकरण, कारण, प्रभाव, उपाय व भारत में श्रम समस्याएं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये जो पहला यूनिट है CC1 का उसको आप समझ चुके हैं। अब यूनिट 2 की अगर बात करें तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर फोर्स, यानी कि श्रम शक्ति का परिचय, और इसमें भी 3 सब टॉपिक दिए गए हैं, जो कि कॉन्सेप्ट एंड डिटर्मिनेंट्स यानी कि अवधारणा और निर्धारक के नाम से जाना जाता है। दूसरा सब टॉपिक जो है कंपोजिशंस एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, तो हिंदी में बात करें तो इसका मतलब है श्रम बल भागीदारी के लिए जिम्मेदार संरचनाएं एवं कारक। ठीक है, और अंतिम सब टॉपिक जो है यूनिट 2 का
वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर फोर्स, यानी कि श्रम शक्ति का वर्गीकरण। इस प्रकार से आपने दूसरी यूनिट को भी समझा जो कि CC1 से रिलेटेड था। अब थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट है लेबर मार्केट इन इंडिया, यानी कि भारत में श्रम बाजार। ठीक है, तो इसमें भी कुल मिला के 4 सब टॉपिक दिए गए हैं, जो कि पहला जो आपका सब टॉपिक बनता है वो है कॉन्सेप्ट एंड फीचर, यानी कि अवधारणा और विशेषताएं इसकी। ठीक है, और दूसरा जो सब टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन कमोडिटी मार्केट एंड लेबर मार्केट, यानी कि वस्तु बाजार और श्रम बाजार के बीच क्या अंतर होता है, ये आपका दूसरा सब टॉपिक इसमें बनता है। थर्ड सब टॉपिक की अगर बात करें तो फैक्टर्स ऑफ डिमांड फॉर सप्लाई एंड ऑफ लेबर। ठीक है, यानी कि श्रम की मांग पूर्ति का कारक जो भी होता है, जो भी उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उसकी चर्चा आपके सब टॉपिक थर्ड में की जाएगी। और चौथे सब टॉपिक की अगर मैं बात करूँ यूनिट थर्ड की, तो वो है नेसेसरी कंडीशंस फॉर परफेक्ट मार्केट, यानी कि एक आदर्श बाजार के लिए या पूर्ण बाजार के लिए जो भी उसका कंडीशन होना चाहिए, आदर्श जो कंडीशन होना चाहिए वो सब क्या है। तो इस प्रकार से आपने यूनिट थर्ड को समझा जो कि आपका CC1 से रिलेटेड है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर और अब बात करेंगे फोर्थ जो आपका यूनिट है CC1 का, वो है लेबर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, यानी कि भारत में श्रम उत्पादकता। ठीक है, तो इसमें भी 4 सब टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें पहला है कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा, दूसरा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी कि श्रम उत्पादकता के जो भी निर्धारक या कारक होते हैं उसके बारे में आप सब टॉपिक 2 में जानेंगे। थर्ड वन इज़ कॉजेज़ ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन लेबर, यानी कि भारतीय श्रमिकों की निम्न उत्पादकता, उसके बारे में आप जानेंगे, उसके विभिन्न प्रकार के कारण को जानेंगे, उसका उपाय जानेंगे। ये सभी चीज़ सब टॉपिक 3 में मिलेंगी आप सभी को। चौथा जो सब टॉपिक आपका बनता है यूनिट 4 का, वो है मेजर्स ऑफ एम्पावरमेंट, यानी कि सुधार के उपाय, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट होगा वो, यानी कि मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि श्रम उत्पादकता को सुधारने के क्या सब उपाय हो सकते हैं। तो इस प्रकार से चौथी यूनिट को आपने समझा। अब पांचवी यूनिट की बात करें तो पांचवा यूनिट है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार और बेरोजगारी। तो इसमें भी कुल मिला के 4 सब टॉपिक आप सभी को दिए गए हैं। पहला है एम्प्लॉयमेंट का, जिसके अंतर्गत आप कॉन्सेप्ट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट को समझेंगे, यानी कि मैं बात करूँ कि रोजगार की अवधारणा को समझेंगे, अर्ध रोजगार क्या होता है या अल्प रोजगार क्या होता है वो समझेंगे, पूर्ण रोजगार क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, दूसरे सब टॉपिक की बात करूँ तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी कि बेरोजगारी का, और बेरोजगारी के क्या कॉन्सेप्ट हैं, टाइप है, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया क्या है, यानी कि बेरोजगारी की अवधारणा क्या है, भारत में इसकी कैसी स्थिति है और किस प्रकार के जो है बेरोजगारी व्याप्त हैं भारत में और संपूर्ण विश्व में, इसको आप समझेंगे सब टॉपिक 2 में। सब टॉपिक 3 की अगर मैं बात करूं तो कॉजेज़ एंड रेमेडीज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि भारत में जो भी, भारत या विश्व स्तर पर कहें, भारत में और विश्व स्तर पर जो भी बेरोजगारी चल रहा है उसका क्या कारण है और उसका क्या उपाय हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को सब टॉपिक 3 में रेगुलेट किया गया है, यानी कि सम्मिलित किया गया है। अगर फोर्थ टॉपिक की बारे में बात करूँ तो रोल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेप्स बाय गवर्नमेंट, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, यानी कि चौथे में अगर बात करें तो भारतीय सरकार के द्वारा, है ना, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से जो है कदम उठाए गए हैं बेरोजगारी को कंट्रोल करने के, उसको नियंत्रण करने के, क्या क्या उपाय या सुझाव जो भी प्रयास किए गए हैं, योजनाएं जो भी बनाई गई हैं, इन सभी की चर्चा जो है सब टॉपिक 4 में की जाएगी। तो इस प्रकार से आपने CC1 के, जो कि आपका लेबर इकोनॉमिक्स से संबंधित था, उसको आपने समझा। अब मैं बात करूं कि अगर CC1 का अगर आप बुक लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं वो बुक कौन सा है। वो बुक है लेबर इकोनॉमिक्स का, जो कि PRN सिन्हा का है, और ये भागलपुर में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि ये ऑनलाइन पे आप सभी को उपलब्ध नहीं हो पाएगा, इसके लिए खेद है, लेकिन ये बुक काफ़ी अच्छी है और बहुत पुरानी भी है, यानी कि बहुत समय से चलते हुए आया है। लेकिन इसमें एक खामी भी है कि ये बुक जो है अपडेटेड नहीं है, दैट मीन्स इसका लेटेस्ट वर्जन जो है आप सभी को नहीं मिलेगा। ये जो ओल्ड वर्जन है आपको उसी से अपना काम चलाना पड़ेगा। तो ये CC1 और के सिलेबस तथा उसके बुक की बात हो गई। सो CC2 का जो सिलेबस है वो ट्रेड यूनियनिज्म, यानी कि श्रम संघवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें भी कुल मिला के 5 यूनिट आप सभी के बनते हैं और प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न रहते हैं।
ठीक है, जिसमें से एक 10 नंबर का होता है, एक 5 नंबर का होता है। तो पहला यूनिट जो है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रेड यूनियनिज्म, यानी कि श्रम संघवाद का परिचय। आपको इसके अंतर्गत कुल मिला के 3 सब टॉपिक देखने को मिलेंगे, जो कि पहला जो आपका सब टॉपिक बनेगा वो है कॉन्सेप्ट, ऑरिजिन एंड ग्रोथ, यानी कि श्रम संघवाद की अवधारणा क्या है, उसका उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से हुआ। और दूसरा जो सब टॉपिक आपको मिलेगा टाइप्स, यानी कि ट्रेड यूनियन के कितने टाइप्स हैं, क्राफ्ट यूनियन क्या है, इंडस्ट्रियल यूनियन क्या है, फेडरेशन क्या है, ये सभी चीज़ आप जो है सब टॉपिक 2 से जान पाएंगे। अगर हिंदी की बात करूँ तो श्रम संघ के प्रकार को जानेंगे, क्राफ्ट यूनियन का मतलब हो गया शिल्पी संघ क्या होता है, और उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल यूनियन यानी कि औद्योगिक यूनियन क्या होता है, ये औद्योगिक संघ क्या होता है, ये सभी चीज़ के बारे में आप जानेंगे। इसके साथ साथ महासंघ के भी बारे में जानेंगे, नियोजकों के भी संघ के बारे में जानेंगे, तथा राष्ट्रीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय संघ के भी बारे में आप परिचित होंगे। ठीक है, अब सी नंबर जो टॉपिक सब टॉपिक बनता है आपका यूनिट 1 का, वो है फंक्शन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल। दैट मीन्स आपका जो है ट्रेड यूनियन के क्या क्या कार्य हैं, यानी कि आर्थिक कार्य क्या है, सामाजिक कार्य क्या है, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्य क्या 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 है। ठीक है, तो ये आप सभी को जो है यूनिट 1 में जानेंगे। अब मैं बात करूँ यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 है आपका स्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो यानी कि भारतीय जो भारतीय कहें या अंतर्राष्ट्रीय जो भी कर सकते हैं, कि विदेश का भी हो सकता है, इसमें कुछ जो है ट्रेड यूनियन शामिल हो, लेकिन मुख्यतः हमको भारतीय श्रम संघों के बारे में ही पढ़ना होता है। ठीक है, और इसके संरचना, स्ट्रक्चर मतलब हो गया संरचना, और गवर्नमेंट मतलब हो गया इसका प्रशासन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये इस यूनिट 2 में मुख्यतः उसकी संरचना और प्रशासन के बारे में जानेंगे, किसके, तो श्रम संघ के। ठीक है, तो इसमें भी कुल मिला के आपको 3 सब टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, और पहला है आपका स्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट, यानी कि संरचना और सरकार का जो भी सरकार द्वारा जो भी प्रशासन किया जाता है ट्रेड यूनियन के ऊपर, उसके बारे में जानेंगे। सब टॉपिक बी में जानेंगे आप प्रॉब्लम्स, यानी कि श्रम संघ में कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या प्रॉब्लम है, कंट्रोल सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो ये सभी चीज़ के बारे में जानकारी आपको सब टॉपिक 2 से होने वाली है। अब बात करें सब टॉपिक 3 की, सॉरी, अब बात करें सब टॉपिक 3 की, तो वो आपका सब टॉपिक जो 3 बनता है वो राइवलरी ऑब्स्टेकल्स इन ग्रोथ ऑफ इंटरनल लीडरशिप, यानी कि श्रम संघ के अंतर्गत जो भी प्रतिद्वंदता होती है, और ये प्रतिद्वंदता के कारण जो भी श्रम संघ का विकास होने वाला है वो किस प्रकार से बाधित होता है, इसके बारे में आप सभी को ही जानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यूनिट 2 को समझ चुके हैं। अब यूनिट 3 जो है आपका थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, यानी कि श्रम संघवाद के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, और इसमें मुख्यतः आपको 2 सिद्धांत पढ़ने हैं, जो कि एक पहला जो है मार्क्स का सिद्धांत होगा, और दूसरा जो है गांधी का सिद्धांत होगा। पॉलमैन्स का सिद्धांत जो है आपके सिलेबस में दिया गया है, हालांकि दिखाया गया है, लेकिन इसके बारे में कुछ विशेष पढ़ा नहीं जाता है, और चूँकि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कभी कदार बन जाते हैं, लेकिन आपको मुख्यतः जो पढ़ना है यूनिट 3 में वो है गांधी जी और कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है ट्रेड यूनियन से संबंधित, उसको आप सभी को पढ़ना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 आपका ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में श्रम संघ का प्रबंध किस प्रकार से होता है उसको आप समझेंगे। और यूनिट 4 भी 2 सब टॉपिक में बटा हुआ है। पहला जो सब टॉपिक है आपका वो है ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के पहले का जो चरण था श्रम संघ के विकास में, वो किस प्रकार से जो है श्रम संघ का आंदोलन हुआ, किस प्रकार से उसका विकास हुआ, उसको समझेंगे। ठीक है, और दूसरे चरण में आप समझेंगे, यानी कि दूसरे सब टॉपिक में आप समझने वाले हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्ति होती है उसके पश्चात के चरण क्या रहे, और किस प्रकार से उसका आंदोलन हुआ, किस प्रकार से ट्रेड यूनियन जो है विकसित अवस्था में वर्तमान आधुनिक श्रम संघ के रूप में उभरा, इसको आप समझेंगे। ठीक है, और 5वें टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो 5वां टॉपिक है आपका ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन एंड एम्प्लॉयर एसोसिएशन, यानी कि हिंदी की अगर बात करें तो इसका श्रम संघ श्रम विधान जो भी है, श्रम संघ से संबंधित जो भी विधान बनाए गए हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं, और नियोक्ता का संघ,
ये आपका 5वां यूनिट का नाम है और इसमें कुल मिला के 3 सब टॉपिक बनते हैं। तो पहला जो सब टॉपिक है वो है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, दैट मीन्स श्रम संघ अधिनियम 1926, जो कि आप सभी कोई पहले भी पढ़ चुके होंगे। दूसरा जो सब टॉपिक है लेबर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो भारत की राजनीति में, ठीक है, श्रमिकों की सहभागिता को आप जो है सब टॉपिक 2 में समझेंगे। सब टॉपिक 3 जो है एम्प्लॉयर एसोसिएशन यानी कि फिक्की, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। यानी कि आपका जो 3rd सब टॉपिक है और अंतिम जो सब टॉपिक है यूनिट 5 का, वो मुख्यतः नियोजकों के संघ से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपने CC2 जो आपका कोर कोर्स कहलाता है, CC2 और ट्रेड यूनियनिज्म, उसके बारे में आप समझे और उसके सिलेबस को आपने जाना। अब बात आती है कि इसको कौन सा बुक जो है आप सभी को लेना चाहिए। तो देखिए, बुक तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं एक बुक रेफ़र करना चाहूँगा आप सभी को, वो है आपका PR N सिन्हा और इंदु बाला की एक बुक आती है, जिसका आप स्क्रीन पे अब फ़ोटो देख पा रहे होंगे। ये बुक काफ़ी अच्छी है। ये आपको CC1 में भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें जो है बेरोज़गारी दिया गया है और साथ ही साथ ये आपका CC2 में भी काम में आएगा। और उसके साथ साथ अगर आप सेमेस्टर 2 में भी जाएंगे, 3rd में भी जाएंगे, तो ये बुक लगभग सभी में काम आने वाला है आपका, ठीक है। तो इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं और इसका लिंक मैं आपके जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर संभव हो तो। और आप जाके वहाँ से भी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, या ऑफ़लाइन जो है कोरा कागज़ जो भागलपुर में है, वहाँ पे भी आपको आसानी से उपलब्ध ये बुक हो जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करने के पहले, CC 3rd की सिलेबस की बात करने के पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपने अगर अभी तक नहीं जाना है कि IRPM में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के फलस्वरूप आपको कौन कौन से संभावनाएं हैं, किस किस क्षेत्र में आप जो है जॉब पा सकते हैं, वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए जाके, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम CC 3 की ओर। तो चलिए CC 3 के सिलेबस को निकालें। आपके स्क्रीन के ऊपर अब CC 3 का सिलेबस दिख रहा होगा और आपका CC 3 का जो नाम है, जिसे कोर्स 3 कहा जाता है, ये है इंडियन लेबर एंड द स्टेट, यानी कि भारतीय श्रम और राज्य, ठीक है। अब इसमें भी कुल मिला के 5 यूनिट है, जैसा कि मैंने बताया है कि प्रत्येक CC में 5-5 यूनिट हैं और उसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं। तो पहला जो यूनिट है आपका CC 3rd का, वो है इंट्रोडक्शन टू लेबर लेजिस्लेशन, दैट मीन्स श्रम विधान का परिचय, ठीक है। अब श्रम विधान के परिचय में आप समझ रही है, मुख्यतः जो भी CC 3 का जो भी आपका सिलेबस है वो मुख्यतः श्रम विधान से संबंधित है। यानी कि बहुत सारे एक्ट इसमें आप सभी को पढ़ना है, जैसे कारखाना अधिनियम पढ़ना है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम पढ़ना है, मातृत्व लाभ अधिनियम पढ़ना है, बहुत सारे अधिनियम इसके अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से अधिनियम आप सभी को पढ़ना है CC 3rd में, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो पहला यूनिट है आपका श्रम विधान का परिचय और इसमें सब टॉपिक जो पहला दिया गया है वो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अर्थ और उद्देश्य, ठीक है। दूसरा जो सब टॉपिक है वो टाइप्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि श्रम संघ, भारतीय श्रम संघ के प्रकार क्या हैं और उसके क्या क्या सिद्धांत हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया, यानी कि भारतीय श्रम संविधान की उत्पत्ति के क्या क्या कारण हैं और कौन कौन से उत्तरदायी निर्धारक हैं, ठीक है। अब चौथे सब टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो चौथा सब टॉपिक है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में श्रम विधान की क्या क्या समस्याएं हैं। तो इस प्रकार से आपने यूनिट 1 को समझा। अब यूनिट 2 की अगर बात करूं तो इसमें आपको प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशंस के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो भी संरक्षणात्मक जो श्रम विधान है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सब टॉपिक पहला जो है वो द फैक्ट्री एक्ट 1948, यानी कि कारखाना अधिनियम 1948 के बारे में आप सभी को जानना है। और मैं ये बताऊं आप सभी को, एक बहुत ही अच्छी जानकारी आप सभी को मैं साझा करना चाहता हूं। जो भी आपको श्रम विधान पढ़ने हैं, आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देके और महत्वपूर्ण जो श्रम विधान है भारत का, वो है कारखाना अधिनियम 1948, चूँकि यही अधिनियम है जो सभी अधिनियमों का एक बेस कहलाता है, एक आधार कहलाता है। और अगर आप फैक्ट्री एक्ट 1948 को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो बाकी सब जो है लेजिस्लेशन आपको आराम से समझ में आएंगे। इसीलिए इस अधिनियम को आप लोग जो है अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और इसकी डेटा जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी धाराएं हैं, उन सभी को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। वो आगे भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काम में आते हैं।
तो अगर बी नंबर सब टॉपिक की बात करूँ तो बी नंबर सब टॉपिक है आपका द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, यानी कि बागान श्रम अधिनियम 1951। और ये भी आप पढ़ चुके हैं पहले, हालांकि ये सभी चीज़ आप पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन में। और अब किस स्तर से आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में वो उस पर आपका डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज किस प्रकार से होगा और कितना आप इसको समझ पाइएगा। ठीक, तो थर्ड सब टॉपिक की अगर मैं बात करूँ द माइंस एक्ट 1952, यानी कि खदान अधिनियम, कभी कभी इसे खान अधिनियम भी कहा जाता है। तो खान अधिनियम 1952 के बारे में आप जानेंगे। ये तीसरा सब टॉपिक है सीसी थर्ड का। ठीक है, यूनिट थर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपको संरक्षणात्मक संविधान के बारे में बताता है। और इसमें भी कुल मिला के 3 सब टॉपिक दिए गए हैं। जो पहला सब टॉपिक है वो बिहार शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 है। दूसरा जो है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, यानी कि अनुबंध श्रम विनिमय एवं अनुकूलन अधिनियम 1970। थर्ड वन इज़ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, यानी कि भारत में जो भी बाल श्रम हो रहे हैं, बाल श्रम से संबंधित जो एक अधिनियम बनाया गया है, भारतीय श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986। तो इस प्रकार से 3 सब टॉपिक को आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना है। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 4 है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर, यानी कि भारतीय संविधान और श्रम। ठीक है, तो दोनों में क्या लिंकिंग है, यानी कि दोनों में क्या संबंध है, हम लोग का जो संविधान है उसका श्रम के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में आप इस यूनिट में जानेंगे। ठीक है, तो पहला आपका सब टॉपिक जो यूनिट 4 का बनता है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर, यानी कि भारतीय संविधान तथा श्रम। ठीक है, दूसरा जो सब टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, यानी कि आप संविधान की जो 3 सूचियां हैं, है ना, उस सूची को जानेंगे जो कि आपका राज्य का, केंद्र का तथा समवर्ती सूची के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और एक नया सूची भी आया है जिसे अवशिष्ट सूची के नाम से जाना जाता है, हालांकि इसकी चर्चा आपके सिलेबस में नहीं की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिला के 4 टॉपिक आप सभी को ये 4th यूनिट की बात होगी जिसमें 2 सब टॉपिक थे। अब 5वें और अंतिम यूनिट की अगर बात करें सीसी थर्ड की, तो वो है प्रोटेक्टिव एंड सोशल सिक्योरिटी लेबर लेजिस्लेशन, यानी कि संरक्षणात्मक तथा सामाजिक सुरक्षा श्रम विधान। ठीक है, अब इसमें आपको कुल मिला के 3 सब टॉपिक दिया गया है। जो पहला है सब टॉपिक वो है द बीडी सिगार वर्कर्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966, यानी कि बीड़ी एवं सिगार के श्रमिक जो भी हैं उनके नियोजन की शर्तें और उनके विनिमय, ये अधिनियम 1966, ये आप सभी को पढ़ना है। दूसरा है द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के बारे में आप जानेंगे। तीसरा है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर रेगुलेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979, यानी कि अंतर्राज्य प्रवासी कर्मकार नियोजन रोजगार विनिमय सेवा की शर्तें अधिनियम 1979। ये आप कुल मिला के 3 जो है इसमें लेजिस्लेशन के बारे में जानेंगे। और आई होप आप सभी को ये सिलेबस समझ में आया होगा। अब बुक की रिकमेंडेशन की बात करूँ कि आपको सीसी थर्ड के लिए कौन सा बुक लेना है, तो आप सीसी थर्ड के लिए एक्स्ट्रा कोई भी बुक मत लीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी PR सिन्हा और इंदुबाला का जो बुक लीजिएगा आप वही एनफ होगा। मैं आप उस बुक का फिर से एक बार जो है फ़ोटो आप सभी के स्क्रीन के सामने ले आता हूँ। और अब आप देख पा रहे होंगे ये बुक आपको लेना है। इसी बुक में आपको जो है लेजिस्लेशन दिए गए हैं और मोटा मोटी सब जो है कुल मिला के जितने भी लेजिस्लेशन दिए गए वो आप सभी को इसमें मिल जाएंगे। जो नहीं मिलेंगे वो आप गूगल से सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद तो प्रोफेसर हमारे बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते भी हैं, तो आप उनको भी अनुसरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सीसी थर्ड को भी जाना। अब बचा है अंतिम सीसी, जो कि आपका कोड कोर्स 4 के नाम से जाना जाता है, और ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से सीसी 4 का जो आपका सीसी 4 जाना जाता है, उसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सीसी 4 को अब हम लोग समझें, सीसी 4 के सिलेबस को। तो सीसी 4 को अगर मैं बात करूं तो इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध के सिद्धांत। इसमें भी कुल मिला के 5 यूनिट दिए गए हैं आप सभी को।
पहला जो यूनिट है वो आपका इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध का परिचय। इसमें कुल मिला के 3 सब टॉपिक दिए गए हैं। पहला है कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड नेचर यानी कि अवधारणा, प्रकृति तथा इसके महत्व। ठीक है। दूसरा जो है स्कोप, लेवल ऑफ हायरार्की। ठीक है, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो क्षेत्र है और पदानुक्रम यानी जिसे हायरार्की कहा जाता है के स्तर। ठीक है, आप ये हिंदी चेकआउट कर लीजिएगा। थर्ड जो है आपका सब टॉपिक दिया गया जो है यूनिट 1 का, वो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। ठीक है, यानी कि नीतिगत यानी कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक है, जिसे शॉर्ट में CSR कहा जाता है। ठीक है, अब यूनिट 2 की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 2 आपका स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट है, यानी कि प्रबंध विचार के स्कूल। ठीक है, यानी कि बहुत सारे विद्वान आए थे, जो भी वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने अपने अपने स्तर पे विभिन्न प्रकार की जो है विचारधाराओं को प्रतिपादन किया था, जिनमें साइंटिफिक थ्योरी है ना, तो और भी बहुत सारे हैं। तो चलिए इसके सब टॉपिक को जानें। यूनिट 2 में कुल मिला के 4 सब टॉपिक दिए गए हैं। पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल, जो कि FW टेलर द्वारा दिया गया था। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत जो है FW टेलर के द्वारा दिया गया था। ये पहला सब टॉपिक है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हेनरी फ्यूल द्वारा दिया गया था। इसे 14 सूत्री के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, प्रबंध के प्रशासनिक सिद्धांत। ठीक है। तीसरा है ह्यूमन रिलेशन स्कूल, जो कि एल्टन मायन द्वारा दिया गया था, मानवीय प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है। चौथा है बिहेवियरल स्कूल, दैट मीन ये चेस्टर बेनार्ड के द्वारा दिया गया था, है ना, व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, प्रबंध के व्यवहार का सिद्धांत चेस्टर बेनार्ड द्वारा। इस प्रकार से कुल 4 सॉफ्ट टॉपिक थे यूनिट 2 में, आज जिसको आपने समझ लिया है। अब यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 3 में आपको प्रबंध के कार्य से संबंधित है, जो कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है, और इसमें भी कुल मिला के 3 सब टॉपिक दिए गए हैं आप सभी को। तो पहला जो सब टॉपिक है वो है प्लानिंग यानी कि नियोजन के बारे में आप जानेंगे, उसकी अवधारणाओं को यानी कि कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस को आप जानेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूँ दूसरे सब टॉपिक की, तो वो है ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि आयोजन। ठीक है, जो भी आयोजन होता है उसकी अवधारणा, महत्व, प्रक्रिया और सिद्धांत को आप समझेंगे। इसी प्रकार से आपने प्लानिंग को भी समझा था। अब स्टाफिंग की अगर मैं बात करूँ, तीसरा सब टॉपिक की बात करूँ, तो वो है स्टाफिंग का। इसमें भी कॉन्सेप्ट, महत्व यानी कि अवधारणा, इंपॉर्टेंस यानी महत्व, और प्रिंसिपल्स और प्रोसेस को आप समझेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये यूनिट 3 की बात हो गई। अब यूनिट 4 की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 4 आपका है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये फिर से आपका वही यूनिट 4 ही होगा। यूनिट 5 भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ही है, लेकिन जैसा मैंने बोला था 5 यूनिट कुल मिला के होते हैं, और जिसमें से प्रत्येक यूनिट से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें सब टॉपिक का विभाजन किया गया है। तो यूनिट 4 का सब टॉपिक जो है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय है, दूसरा जो सब टॉपिक है डिसीजन मेकिंग है, और तीसरा लीडरशिप है, और इसके अवधारणा, महत्व और तरीके और सिद्धांत को, सभी के सिद्धांत को, अवधारणा, महत्व, तरीके एवं सिद्धांत को आप लोग समझेंगे। ठीक है। यूनिट 5 की अगर मैं बात करूं तो ये भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो कि प्रबंध के कार्य से संबंधित है, और इसमें भी कुल मिला के 4 सब टॉपिक आप सभी को मिल जाएंगे, जिसमें पहला है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण, दूसरा है डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय, तीसरा है कंट्रोल यानी नियंत्रण, और चौथा है बजट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी अवधारणा को समझेंगे आप, महत्व और सिद्धांत को, इन सभी सब टॉपिक्स के सिद्धांत, अवधारणा एवं महत्व को समझेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे ख्याल में आपने CC4 का भी सिलेबस को समझ लिया है। और अब मैं आता हूँ, आप अगर कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो बुक तो बहुत सारे हैं, रवि सर का भी है, बहुत ही अच्छा बुक है उनका भी, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन जो मैंने जिसके थ्रू स्टडी किया था, तो वो था जो बुक है उसका नाम खैर मैं भूल रहा हूँ, फिर भी आप सभी को दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। उसका नाम था प्रबंध अवधारणाएं, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। ये राजीव बंसल्स के SBPD पब्लिकेशन का, जैसे कि आप सभी को देख पा रहे हैं। इसमें कुल मिला के जो भी आपका सब टॉपिक बन रहा है या जो भी यूनिट बन रहे हैं, ये सभी जो है इस बुक में आप सभी को ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। ये पूरा कागज़ में आप सभी को ये बुक मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने सेमेस्टर 1 के CC 1, 2, 3 एंड 4 के सिलेबस को समझा। AECC 1 का जो सिलेबस है वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कराए जाएंगे।